हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल, जिसको हम लोग चैप्टर नंबर 3 में बात करने जा रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि थंबनेल से आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी के हम आंतरिक संरचना को भूपटल, मेंटल और कोर के रूप में जानते हैं। 3 भागों में हम बांटते हैं। इसी कोर में हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। सबसे पहला पार्ट हमारा भूपट्टी, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद मेंटल, जिसे हम मेंटल ही कहते हैं, ठीक है, मध्य भाग, और कोर जिसको हम लोग आंतरिक कोर कहते हैं। अब इसी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमने पिछली क्लास में आपको कराया था, लेक्चर नंबर 1 में, कि कैसे हम जानकारी लेते हैं। तो जिसके लिए हम 2 प्रकार के विधि का प्रयोग करते हैं, एक प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। अब आज दोस्तों हम भूकंप के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो अप्रत्यक्ष विधि का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानेंगे और कैसे हम समझेंगे भी। कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय तरंगे होती हैं और इस भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। निश्चित तौर पे स्थल मंडल पर ही भूकंप ज्यादा आते हैं। समुद्र में बहुत ही कम आपको भूकंप देखने को मिलेगा। तो सभी प्राकृतिक जो भूकंप होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, वो स्थल मंडल पर ही आते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहा जाता है। यानी पृथ्वी का ये संरचना है, इसके अंदर 200 किलोमीटर की गहराई तक जब हम जाते हैं तो यहां से लेकर के और यहां तक इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। स्थल मंडल के नाम से हम समझते भी हैं और जानते भी हैं। इस तक की गहराई को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। भूकंप मापी एक यंत्र होता है जिससे कि हम भूकंप को मापते हैं, अर्थक्वेक को मापते हैं। सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित कर लेता है, यानी अपने अंदर उसको चिन्हित कर लेता है, और फिर उस चिन्ह के आधार पे हम देखते हैं कि इसका रिएक्टर स्केल पर कितना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर 5 से ऊपर धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? हानिकारक होने लगता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? 2 प्रकार की होती हैं। एक को हम लोग भूगर्भिक तरंग और दूसरे को हम लोग धरातलीय तरंगे कहते हैं। बहुत आसान तरीके से समझिएगा। भूकंपीय तरंगों में 2 तरह के तरंग होते हैं, एक भूकंपी भूगर्भिक तरंगे और एक होता है जिसको हम लोग धरातलीय तरंगे कहते हैं। भूगर्भीय तरंग का मतलब होता है जो धरती के नीचे होता है, धरती के नीचे कंपन होता है, ठीक है। और इसके अंदर 2 तरह की तरंगे होती है। मतलब धरातलीय तरंगे जो होती हैं, ये मुख्य तौर पे 2 हिस्सों में बटी होती है। एक को हम लोग कहते हैं पी तरंगे और एक को कहते हैं हम लोग एस तरंगे। पी का मतलब होता है प्राथमिक तरंगे और एस का मतलब होता है सेकेंडरी तरंगे। पी मतलब प्राथमिक और एस मतलब सेकेंडरी तरंगे। प्राथमिक तरंगे और सेकेंडरी तरंगे। प्राथमिक तरंगे बहुत पहले ही धरती पर आती है, नीचे से पहले आती है, जबकि एस तरंगे थोड़ा स्लो आती है, थोड़ा धीरे धीरे आती हैं। पी तरंगे जो होती है, एक सवाल भी पूछा था एमसीक्यू में, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में सफर करती है, जबकि ये केवल ठोस अवस्था में ही सफर करती है। ये थोड़ा कम नुकसानदेह होती है अपेक्षाकृत पी। उसके बाद एक ऑलरेडी एल तरंगे होती है जिसको हम लोग धरातलीय तरंगे कहते हैं। तरंगे जिसको हम लोग एल तरंगे कहते हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है जो धरातल पर आती है और ये हमारी नुकसान करके चली जाती है। तो यही कह रहा है दोस्तों कि बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे कितने हो गई? 2 हो गई। एक भूगर्भिक तरंगे और एक धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे हमारी 2 तरह की होती है, पी और एस, जबकि धरातलीय तरंगे केवल एक ही होती है जिसको हम लोग धरातल पे होता है, इसको एल तरंगे कहते हैं। तो कुल मिलाकर के तरंगों की प्रकार देखा जाए तो 2 प्रकार होती है, लेकिन उसके अंदर 3 हो गया, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। आगे चल रहा है दोस्तों की भूगर्भिक तरंगे किसे कहते हैं। पहले हम लोग इसको समझते हैं कि भूगर्भिक तरंगे क्या होती है। तो अभी हमने कहा कि जो भूगर्भिक तरंग होंगी, भूगर्भिक
ये हमारी कितनी होगी, 2 तरह की होती है। एक को हम लोग पी कहते हैं और एक को हम लोग एस कहते हैं। पी का मतलब हो गया प्राथमिक, और इसका मतलब होता है द्वितीयक। प्राथमिक तरंगे और द्वितीय तरंगे, ये तीनों ही अवस्था में मैंने बताया ना कि ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था से गुजरती है। जबकि ये केवल ठोस अवस्था से गुजरती है। ये पहले आती है इसलिए इसको प्राथमिक कहते हैं, वो बाद में आती है धरती के ऊपर तो उसे हम द्वितीय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कह रहा है कि उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त के दौरान जो उत्पन्न होती है, ऊर्जा मुक्त होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में जब आगे बढ़ती है, इसीलिए इन्हें हम भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। भूगर्भिक तरंगों तथा धरातलीय शैलों के बीच अनुनय क्रिया होती है, मतलब जो तरंगे होती हैं और धरातल पर जो शैल मतलब जो चट्टाने होती हैं उनके बीच में काफी अच्छी क्रिया होती है, जिसके कारण कई तरंगे पैदा हो जाती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगे भी 2 तरह की होती हैं, जिन्हें हम पी तरंगे तथा एस तरंग के नाम से जानते हैं। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं तथा धरातल पर सबसे पहले यही पहुंचती है। इन्हें हम प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे यानी तरंगों जैसी होती है। ये गैस, तरल और ये गैस, तरल तथा ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों में गुजर सकती है। जबकि एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। इन्हें हम द्वितीय तरंगे कहते हैं। इस तरंगों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थ में ही प्रवेश करती है। इसका नाम ने कि केवल ये ठोस पदार्थों में ही के माध्यम से ही चलती है। भूकंप लेखी पर बने ग्राफ से तरंगे की दिशा विभिन्नता का अनुमान हम लगाते हैं। भूकंपीय लेखी पर धरातलीय तरंगे अंत में अभिलेखित हो जाती है, मतलब दिख जाती है। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। कौन सी? धरातलीय तरंगे जो होती हैं वो ज्यादा विनाशकारी होती हैं और इनसे शैल विस्थापित होते हैं, यानी पत्थर टूट जाते हैं, इमारतें भी गिर जाती हैं। तो अगर हम बात करें कि पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, सबसे ज्यादा नुकसान कौन होती है? एल तरंगे होती है। और धरती के ऊपर सबसे पहले आने वाली जो तरंगे होती है वो प्राथमिक तरंगे होती है। दोस्तों यहीं से आपका क्वेश्चन एमसीक्यू भी बनता है और लिखने वाला भी आता है कि भूगर्भिक तरंगे और बाकी धरातलीय तरंगे कौन है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के संचरण यानी उसकी गमन कैसे होती है। तो पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा की समानांतर होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। इसलिए ये जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसमें उभार यानी गर्त भी बनाती है। यानी जैसे ये पदार्थ है, अगर इसे गुजर रही है तो इसको धीरे से ये क्या कर देगी, ऐसे मोड़ देगी, यानी ये ऊपर की तरफ मुड़ जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत तेज गति होती है। धरातलीय तरंगे सबसे ज्यादा क्या होती है? विनाशकार होती है। धरातलीय तरंगे, अभी हमने कहा कि जो धरातलीय तरंगे होती है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा विनाशकारी सिद्ध हुई है और विनाशकारी भी होती है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं छाया क्षेत्र, यानी भूकंप के मापने का जो यंत्र होता है उस यंत्र पर कुछ हमारी एरिया का लोकेशन दिख जाता है, यानी उसका प्रतिबिंब बनने लगता है और कुछ का प्रतिबिंब नहीं बनता है। जो नहीं बनता है उसी एरिया को हम छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे कह रहा है ना, भूकंपीय लेख यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित हो जाती है, यानी दिख जाती है। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी 2 भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं हो पाती हैं, यानी कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे ही क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। यानी जो दिखाई देता है उसको नहीं, जो नहीं एरिया दिखाई देता है उसी को भूकंपीय छाया क्षेत्र हम कहते हैं। भिन्न भिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से हमेशा अलग होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ज्यादा समझना नहीं है दोस्तों। ये है सिंपल, कह रहा है
कि भूकंप मापने की जो यंत्र है, चारों तरफ से भूकंप की दिशाएं होती हैं। जो चीज दिशाई दे देता है, जो दिशा से दिखता है, जो उस पर अभिलेखन होता है यानी आकर के चिन्हित हो जाता है, वो तो ठीक है। और जो एरिया नहीं चिन्हित हो पाता, जो नहीं दिखाई देता है, उसी एरिया को हम क्या कहते हैं? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? क्या बोलेंगे? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों। अब आता है भूकंप के कितने प्रकार होते हैं। आमतौर पर भूकंप तो हम यही कहते हैं कि भूकंप के 2 प्रकार होते हैं, लेकिन वो भूकंप की तरंगे 2 तरह की होती है, प्रकार नहीं हुआ। वो क्या कहलाएगा? तरंगे कहलाएगा। और तरंगों में भी एक और तरंग जुड़ जाता है जो 3 तरह की हो जाती है, ये जो धरातलीय और क्या होता है? भूगर्भिक। और भूगर्भिक तरंगे होती हैं, वो 2 प्रकार की हो जाती है, तो 3 हो जाती है। लेकिन ये क्या कर रहा है? भूकंप के प्रकार पूछ रहा है, नहीं कि हम वेव पूछ रहे हैं, तरंग पूछ रहे हैं। अब ये भूकंप के प्रकारों में कहने का उद्देश्य है कि एक धरती के हिलने से भूकंप आता है, एक कहीं पे बांध टूट जाता है, वहां भी धरती बहुत तेज हिलती है, उससे भी भूकंप होता है। कहीं पे हम डायनामाइट टर्नाइट का पत्थर का प्रयोग तोड़ने के लिए हम करते हैं, बम फोड़ देते हैं, वहां भी हो जाता है। इस प्रकार के जो भूकंप होते हैं, इनको हम प्रकारों में बांटते हैं। जैसे आमतौर पर विवर्तनिक भूकंप ही ज्यादा आते हैं, यानी टकराने वाले, जो टेक्टोनिक प्लेट द्वारा टकराते हैं। ये भूकंप भ्रंशतल के किनारे चट्टानों के खिसक जाने के कारण ही क्या होते हैं? पैदा हो जाते हैं। एक विशेष वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप भी कहा जाता है। अब देखिए, एक तो हो गया टेक्टोनिक भूकंप नंबर 1, एक हो गया ज्वालामुखी भूकंप नंबर 2। भूकंप समझा जाता है, ये प्रमुखी क्षेत्र तक भूकंप ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। अब एक होता है, कभी कभी कहीं खनन होता है, और खनन के दौरान कहीं चीजें धंस जाती है, बड़ी तेज आवाज आती है, उससे भी कंपन होती है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे कि हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, इन्हें भी हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ये कभी कभी क्या होता है कि परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है। इस तरह के झटकों को हम लोग विस्फोट भूकंप भी कहते हैं। तो एक तो ये हो गया, यानी एक हो गया विवर्तनिक भूकंप हो गया। दूसरा कौन सा भूकंप हो गया जी? ज्वालामुखी भूकंप हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया जी? खनन भूकंप हो गया। चौथा आपको क्या हो गया? परमाणु भूकंप हो गया, रासायनिक पटाखा फोड़ने से। और एक भूकंप बांधों के, बांध वाले क्षेत्र में आते हैं, जहां बांध जनित भूकंप कहते हैं, बांध उनके टूटने से आता है। तो इस प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर के भूकंपों की संख्या कितनी हो गई? 5 प्रकार की हो गई। एक बांध भूकंप, एक हमारा परमाणु बम वगैरह फोड़ने से, या फिर कोई हम बम फोड़ते हैं उससे जो झटका महसूस होता है। उसके बाद खनन की प्रक्रिया के दौरान होता है। फिर ज्वालामुखी और टेक्टोनिक, ये 5 प्रकार के भूकंप होते हैं। याद रखिए, भूकंप का अगर प्रकार पूछता है, वो एक अलग प्रक्रिया, भूकंप का प्रकार अलग है, लेकिन भूकंप के प्रकार अलग हो गया और भूकंप के वेव अलग होते हैं। वेव क्या होते हैं? वेव तरंग होते हैं। तरंगे 2 तरह की होती है, भूमिगत तरंगे और एक भूमि के ऊपर, यानी भूगर्भिक और धरातलीय। भूगर्भिक क्या होता है कि 2 तरह के होते हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। पी इसलिए कहते हैं कि प्राथमिक होता है, वो पहले धरती पर आ जाता है। एस थोड़ा लेट आता है, इसलिए उसको सेकेंडरी कह जाते हैं। और एक जो धरातल पे चलता है, उसको हम लोग एल कहते हैं। तो दोस्तों वो क्वेश्चन अलग हो गया और ये क्वेश्चन अलग है। हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस पीडीएफ में हमने यही पढ़ा कि भूकंप के कितने वेव होते हैं, तरंगे होती हैं, और फिर उनके बारे में जाना। फिर हमने देखा कि छाया क्षेत्र क्या होता है, और फिर हमने देखा कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। 3 क्वेश्चन हमने आज सीखने की कोशिश की, कहां पर? इस चैप्टर में, जो आपको निश्चित तौर पे पसंद आया होगा। और जब आपको ये अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पे आए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।